नाम में क्या रखा है। इस वीडियो सीरीज़ के तहत मैंने आप लोगों के सामने कई वीडियो डाले हैं। उन वीडियोज़ में मैंने भारत के अलग अलग शहरों के नाम के बारे में चर्चा की, कई राज्यों के नाम के बारे में भी उस वीडियो में चर्चा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं किसी राज्य के नाम के बारे में चर्चा नहीं करूँगी, किसी भी शहर के नाम के बारे में भी चर्चा नहीं करूँगी, बल्कि आज के इस वीडियो में चर्चा होगी एक जगह के, ऐसे जगह के बारे में जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण जगह है या फिर भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जगह है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस जगह ने भारत की जो पिछले 75 सालों के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। इस जगह ने भारत के गुलामी को भी देखा है, इस जगह ने भारत की आज़ादी के जश्न को भी देखा है। यह हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता और विविधता का भी गवाह रहा है। वहीं इस जगह ने हमारे देश की बढ़ती हुई ताकत को भी समझा है और साथ ही यह जगह हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत होते हुए भी इस जगह ने देखा है। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं आज के इस वीडियो में किस जगह की चर्चा कर रही हूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एक सड़क के बारे में। एक वो सड़क जो हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इस सड़क का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। पहले इसे राजपथ कहा जाता था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजपथ के नाम से जुड़ी हुई कुछ तथ्यों के बारे में, राजपथ के इतिहास के बारे में, इसके निर्माण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में और इसके महत्व के बारे में। तो ये सारी चर्चाएं आज के इस वीडियो में की जाएगी। तो आप लोगों से हमें इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वही रिक्वेस्ट इस वीडियो में भी कर रही हूँ कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। क्योंकि आप जब हमें सहयोग देते हैं तो हमें भी लगता है कि हम आपके सामने एक बेहतरीन कंटेंट लेके आएँ जो कि आने वाली जो भी हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए यूजफुल हो। तो चलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि राजपथ है क्या। राजपथ दिल्ली में स्थित है और यह दिल्ली के दिल्ली में स्थित जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ से यह शुरू होती है। आगे यह विजय चौक होते हुए, इंडिया गेट होते हुए नेशनल स्टेडियम तक जाती है। यह जो पूरी लंबाई है, राजपथ की जो पूरी लंबाई है वो लगभग 3 किलोमीटर या 3.2 किलोमीटर के आसपास की है। अगर आप कभी दिल्ली आए हैं या फिर आपने फिल्मों में देखा होगा दिल्ली को, या फिर गणतंत्र दिवस के दिन अगर आपने इस जगह को देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि ये जो राजपथ का जो ये पूरा स्ट्रेच है, जहाँ पे इंडिया गेट पे जब आप खड़े होते हैं, जो कि सेंटर है राजपथ का, तो उसके चारों तरफ जब आप घूमते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जब आप आपके राष्ट्रपति भवन से आप देखना शुरू करेंगे तो आपके सामने राष्ट्रपति भवन दिखेगा, उसके बगल में संसद भवन दिखेगा, उसी राष्ट्रपति भवन के नीचे ही आपको नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक दिखेगा। आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको हैदराबाद हाउस दिखता है, फिर आपको पटियाला हाउस दिखता है, उसके बाद बड़ौदा हाउस है, उसके बाद नेशनल स्टेडियम है, उसके बीच में भी एक कोई जगह है। उसके बाद आपको नेशनल स्टेडियम के बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, उसके बाद फिर नेशनल स्टेडियम है। इसके अलावा भी जो थोड़ी अंदर की तरफ जब आप जाएंगे तो और भी बहुत सारी इमारतें हैं। तो राजपथ इस तरीके ये सब बताने का जो मेरा मकसद था वो यह है कि राजपथ जो है वह इस देश की जो जितनी भी एक महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनको आपस में जोड़ने वाली सड़क है, या कि बोल सकते हैं उनके बीच की एक कड़ी है। तो राजपथ के बारे में मैंने आपको ये बताया। अब आगे राजपथ के इतिहास की चर्चा करते हैं। आगे इस वीडियो में हम राजपथ के इतिहास की चर्चा करते हैं। राजपथ का निर्माण कब, कैसे और क्यों किया गया। 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें किंग जॉर्ज V और उनकी पत्नी क्वीन मैरी ने हिस्सा लिया था। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि दिल्ली दरबार है क्या। पूरे ब्रिटिश काल में कुल तीन बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पहला दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में। 1857 की लड़ाई के बाद जो भारत की सत्ता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश
क्राउन के हाथों में चली जाती है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारत की सत्ता ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और जब यह सत्ता का जब हस्तांतरण होता है तो उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। और इस घोषणा के लिए 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दूसरी दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1903 में। और जब किंग एडवर्ड सेवेंथ क्वीन विक्टोरिया के बाद ब्रिटेन के राजा बनते हैं, तो जैसे ही वो ब्रिटेन के राजा बनते हैं तो वो भारत के भी राजा बन जाते हैं, क्योंकि भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो भारत में फिर से एक बार दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और किंग एडवर्ड को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है। 1911 में तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इस दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी पत्नी हिस्सा लेती हैं। और इस दरबार की खासियत यह थी कि इस बार पहली बार कोई ब्रिटिश सम्राट दिल्ली दरबार में आकर हिस्सा लेते हैं। इस दिल्ली दरबार की एक और खासियत थी, और वह खासियत थी कि 1911 में जब किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी पत्नी दिल्ली दरबार में शामिल होने आते हैं तो वो एक घोषणा करते हैं। और वो घोषणा ये होता है कि भारत की राजधानी, जो कि पहले अभी तक कलकत्ता थी, वह ट्रांसफ़र करके दिल्ली लाई जाएगी। तो 1911 में भारत की राजधानी के स्थानांतरण की भी घोषणा की जाती है। इस घोषणा के साथ ही ब्रिटिश वायसराय थे या फिर ब्रिटिश सरकार थी भारत में, उन्हें एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की ज़रूरत पड़ी जहां से पूरे शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, क्योंकि दिल्ली में उस वक्त ऐसी कोई इमारत नहीं थी जहां से कि सरकार का पूरा कामकाज सही तरीके से किया जा सकता था। तो इस वजह से एक नए शहर की प्लानिंग की योजना बनाई गई और उसके लिए अलग अलग जगहों को ढूंढा गया और अंत में रायसीना हिल को इस शहर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। अब रायसीना हिल का जो इलाका है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है या फिर संसद भवन है, वो जो एरिया है वह एरिया पूरा रायसीना हिल कहलाता है। जो ये नई राजधानी की जो पूरी रूपरेखा तैयार हुई थी, जो पूरा एक निर्माण का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था, उसको डिजाइन करने का काम दिया गया था सर एडविन लुटियन को। और सर एडविन लुटियन के जो सहयोगी थे इस डिजाइनिंग में, उनका नाम था सर हर्बर्ट बेकर। तो सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन ने मिलकर पूरे पूरा जो इमारत है, जो राष्ट्रपति भवन से लेके संसद भवन से लेके जो रजवाड़ों के लिए बना हुआ हैदराबाद हाउस, बीकानेर हाउस या फिर नेशनल स्टेडियम या फिर आपको नेशनल म्यूजियम, ये जितनी भी इमारतें हैं उन सब का जो डिज़ाइन तैयार किया था वो सर एडविन लुटियन और उनके सहयोगी हर्बर्ट बेकर ने मिलकर तैयार किया था। जब इस पूरे इलाके का निर्माण पूरा हो गया तो फिर जो ये सड़क जो जा रही थी राष्ट्रपति भवन से होते हुए जो नेशनल स्टेडियम तक जा रही थी, इसका नाम रखा गया किंग्स वे। और यह जो नाम था वह जॉर्ज फिफ्थ के सम्मान में रखा गया था, क्योंकि जॉर्ज फिफ्थ 1911 के दिल्ली दरबार में आए थे और उनके सम्मान में ही इसी तरह का एक सड़क लंदन में भी था जो कि किसी और राजा के नाम पे था। उसी तर्ज पे यहाँ का जो राष्ट्रपति भवन के पास जो ये जो सड़क जा रही थी उसका नाम किंग्स वे रखा गया। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो उस वक्त इस सड़क का नाम किंग्स वे से हटाकर राजपथ कर दिया, जो कि मोटा मोटी ऐसा कहा जाता है कि मतलब इस नाम का हिंदी रूपांतरण था। खैर आगे जो भी हो, इसके पीछे की मंशा क्या थी वो हमें नहीं पता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1947 के बाद इसे राजपथ कहा जाने लगा। अब वैसे तो राजपथ के आसपास बहुत सारी इमारतें हैं और उन सभी इमारतों की चर्चा इस वीडियो में हम नहीं कर सकते। उसके लिए हम अलग से कुछ वीडियो बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके हम शूट करें और फिर उसके बारे में जो भी डिटेलिंग है वो हम आप लोगों के सामने लेके आएँ। लेकिन कुछ जो इमारतें हैं उनके बारे में चर्चा करना यहाँ ज़रूरी है। और वो इमारतें हैं, सबसे पहली जो चर्चा जो जिस स्ट्रक्चर की जाएगी वो है इंडिया गेट। राजपथ के बीचों बीच इंडिया गेट स्थित है। इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में जो सैनिक शहीद हुए थे, जो भी ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो भी सैनिक लड़ रहे थे और जो शहीद हुए थे, उनके सम्मान में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। और अगर आप इंडिया गेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया गेट की दीवारों पे ये जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं।
और उसी इंडिया गेट के नीचे एक अमर जवान ज्योति है जो कि हमेशा जलता रहता है। फिर इंडिया गेट से थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक छतरी नुमा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस स्ट्रक्चर में 8 सितंबर 2022 को मोदी जी ने नेताजी की एक विशालकाय प्रतिमा लगाई है। लेकिन पहले भी उस छतरी के नीचे एक प्रतिमा हुआ करती थी और वो प्रतिमा थी जॉर्ज फिफ्थ की, जो कि जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो जॉर्ज फिफ्थ की प्रतिमा वहाँ पे लगी हुई थी और यह प्रतिमा लगाई थी लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि भारत के वाइसराय थे। उन्होंने 1939 में यह प्रतिमा एक संगमरमर की प्रतिमा, जो कि जॉर्ज फिफ्थ की संगमरमर की प्रतिमा, वहाँ पे स्थापित किया था उन्होंने। लेकिन 1968 में इस प्रतिमा को यहाँ से हटाकर कोरोनेशन पार्क, जो कि दिल्ली में स्थित ही एक अन्य जगह है, जो कि दिल्ली में स्थित एक जगह है किंग्सवे कैंप, उसके पास ही कोरोनेशन पार्क है, जहाँ पे सच में जहाँ पे जो एक्चुअल दिल्ली दरबार लगा था वह उसी कोरोनेशन पार्क में लगा था। तो इस प्रतिमा को 1968 में यहाँ से हटाकर वहाँ पे स्थापित कर दिया गया और उस वक्त से यह जो पूरी छतरी जो स्ट्रक्चर था वो खाली पड़ा हुआ था। तो अभी इस वर्ष मोदी जी ने उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विशालकाय प्रतिमा वहाँ पे स्थापित की है। जब इस छतरी से आगे आप बढ़ते हैं तो एक देखते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया गया। इसका निर्माण भारत सरकार ने करवाया है और ये जो निर्माण है इसके पीछे जो मकसद था कि स्वतंत्र भारत के बाद हमारे देश में कई लड़ाइयाँ हुई और इस लड़ाई में हज़ारों की संख्या में जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे। तो ये जो वॉर मेमोरियल बनाया गया उसका मकसद ये था उन शहीदों के सम्मान में, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण करवाया गया। तो ये सारी जो जानकारियाँ थी वो राजपथ और उसके आसपास जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो राजपथ का इतिहास है, उसके बारे में जो छोटी मोटी जानकारियाँ मैंने जो अपने पढ़ाई के दौरान अपने हिस्ट्री के, क्योंकि मैं हिस्ट्री में अपनी पूरी पढ़ाई मैंने हिस्ट्री में की है, तो उस दौरान जो मैंने एक पढ़ाई की थी उस दौरान जो मुझे एक नॉलेज मिला था या फिर आज के डेट में जो मुझे इधर उधर से कुछ पढ़ने को मिला, उन सबको मैंने इकट्ठा किया और आज आपके सामने इसको मैंने उपस्थित किया है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें और अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए तो उस टॉपिक के बारे में भी लिखिए ताकि आगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।